हेलो बच्चों। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है। उसके सारे क्वेश्चंस 30-40 क्वेश्चन जो भी हर तरह के, हर लेवल के, हर टाइप के क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। मतलब उतना आप कर लिए हैं तो उसके बाद अब कुछ बचा नहीं है उसमें ऐसा करने का। ठीक है, करने को तो बहुत कुछ है, क्वेश्चन बनाने को हज़ारों क्वेश्चन और बन सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हर टाइप का क्वेश्चन नहीं आता। मतलब क्वेश्चन आने के एक तरीके होते हैं, किस लेवल के कितना तक का क्वेश्चन आया हुआ है। तो 99% चांस है कि जितना बताया गया है उतने में से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उससे अलग कुछ नहीं आएगा। उतने में से मतलब क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। रिपीट तो फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन जो टाइप है, जो वैरायटी है, वो आपको हमने बता दिया है, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेटा एक दो मतलब बेसिक्स जो एकदम है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक वाले से ये वाला पार्ट जो है, करंट डेंसिटी हुआ, करंट डेंसिटी, ठीक है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल एक तो यहीं से आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, इसलिए ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड, करंट डेंसिटी से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेटा जैसा कि आपको इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको पहले ब्रीफ कर देता हूँ, ताकि जो है फिर आपको और आसानी हो समझने में। ओके बेटा, अब देखिए करंट क्या होता है। हमें सबसे पहले तो हम आपको ये समझा दें। कोई मेटल है, कंडक्टर जिसको हम बोलते हैं, पहली बात क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए करंट के लिए। कंडक्टर कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे होंगे। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स मेटल पे होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये सब रैंडम मोशन करते रहते हैं, इधर उधर इधर, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागते रहते हैं। ओके, इधर इधर इधर, और जो एटम है उससे टकराते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से, यहाँ का इससे टकराया, फिर यहाँ से टकरा के इधर कहीं गया, इससे टकराया, फिर इधर से इधर। तो इस तरह से रैंडम मोशन होता रहता है। तो रैंडम होता है तो इनकी जो इस समय वेलोसिटी होती है उसे VRMS बोलते हैं। ठीक है बेटा, VRMS। दूसरा क्या है, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स तो है नहीं, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो उनकी होती है वो रैंडम वेलोसिटी होती है। VRMS हम लोग अगर आपको नहीं याद होगा, = 3RT/m होता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब गैस लॉ पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, टेम्परेचर भी डिपेंडेंट होता है। अगर मेटल को गर्म करोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की VRMS बढ़ जाती है, तो ये और तेज़ी से लड़ते हैं। दूसरा एक चीज़ यहीं पे आपको और समझ में आना चाहिए कि एक एटम से दूसरे एटम में जो टकराते हैं तो उसमें एक टाइम लगता है। यहाँ से जाता है, यहाँ टकराएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ दूसरे से टकराएगा तो वेलोसिटी 0 होती। इस तरह से जो है यहाँ से यहाँ तक का दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस या दो कोलिजन, द डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन, ये टक्कर कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, इलास्टिक अगर नहीं होते तो एनर्जी लॉस होता जाता हर टक्कर के बाद, और एक टाइम के बाद ये क्या हो जाता, स्टॉप हो जाता। ठीक है, लेकिन इलास्टिक है तो एनर्जी लॉस नहीं होगी, नो एनर्जी लॉस। ठीक है, एक तो इलास्टिक कोलिजन होगा, दो कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या है, उसको क्या बोलते हैं,
उसको हम लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा क्या है? मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। बेटा बैकग्राउंड में एक साउंड आ रहा है तो उस पर आप कंसंट्रेट मत करिएगा, क्योंकि मेरा जो साउंड है वो प्रोमिनेंट है, आपको मेरी आवाज़ को सुनना है। बैकग्राउंड में एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बगल में, तो वहाँ पे कटिंग वगैरह ये सब काम चल रहे हैं, ड्रिलिंग, तो वहाँ से साउंड आ रही है। ओके, तो उस पर ध्यान नहीं देना। ये क्या हो गया? फ्री मीन पाथ, मीन फ्री पाथ या फ्री मीन पाथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये पाथ हो गया। और दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो वो उसको क्या बोलते हैं? टाउ बोलते हैं इसको, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन टाइम कोई पूछे तो क्या होता है, तो ये क्या होगा बेटा? मीन फ्री पाथ बाय VRMS। जितना मैं बताता जाऊँ उतना आप समझते जाओ। तो ये तो अभी हो गया रैंडम में जब ये है, तो ये आप याद रखना, एक फार्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक। तो ये कंडक्टर रखा हुआ है, कंडक्टर ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये इस तरह से इनका ये सब चल रहा है, रिलैक्सेशन टाइम ये है। ओके, अब जो है यहाँ पे हम जो अगली बात जहाँ से इम्पोर्टेंट बताना चाहते हैं आपको, कोई भी कंडक्टर है बेटा, इसको रेड से करें तो अच्छा लगेगा। कोई भी कंडक्टर है, मान लो इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और लंबाई क्या है? L है। ओके, अब इसमें जो है एरिया A है, लंबाई L है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे हैं, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं? स्मॉल n, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन E मान लो, तो पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कितना हुआ? पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कितना हुआ? NE, ये पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर टोटल कोई चार्ज पूछेगा, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज इंटू V, इसका वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लंबाई, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ। तो ये टोटल चार्ज हो गया। अब बेटा ये L लंबाई है, करंट की डिफिनीशन क्या है? करंट का डिफिनीशन क्या है? करंट हम किसको बोलते हैं? I इज इक्वल टू Q बाई T। कायदे से बोलें तो DQ बाई DQ/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कितने चार्ज कितने टाइम में वो फ्लो करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज इन करंट, फ्लो चार्ज, और उसी को बोलते हैं करंट। डायरेक्शन हम ये मानते हैं करंट का कि जिधर प्लस चार्ज फ्लो करते हैं, प्लस चार्ज जिधर जा रहे हैं उसको करंट का डायरेक्शन मानते हैं। लेकिन हमें पता है कंडक्टर में जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस पे माइनस चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स सब इधर मूव करेंगे, इधर। लेकिन करंट का डायरेक्शन किधर माना जाएगा? इधर। ये माना जाएगा कि
अगर निगेटिव इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव इधर जा रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन, फ्लो ऑफ पॉजिटिव, या अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज, अपोजिट टू नेगेटिव। अब जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, जैसे कोई पानी है वो सॉल्वेंट है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम क्लोराइड, इस तरह से, ठीक है बेटा। इस पर अगर पोटेंशियल लगाओगे तो जाहिर सी है पॉजिटिव चार्ज, सोडियम इधर जाएंगे, सारे सोडियम इधर जाएंगे, क्लोराइड इधर आएगा, तो आयन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन मेटल के केस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियाई जहाँ प्रोटॉन है वो फिक्स रहेगा, खाली मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसका अपोजिट साइड करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक। तो फाइनली हमने ये एक चीज़ देख लिया कि करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। अब ये जो कंडक्टर था, अब एक टाइम पे कितने चार्ज यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, मान लो यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज आ रहा है L लेंथ है, ठीक है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन है, तो पर यूनिट वालों में इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज कितने हो गए, Ne, ये अभी हमने देखा पर यूनिट वालों। अब क्या होता है, करंट फ्लो से पहले आपको एक चीज़ जाननी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को Vd बोलते हैं। ये होता क्या है कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, ऐसे, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स इधर लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन अभी रैंडम ऐसे मूवमेंट कर रहे थे, उस पर अब क्या हुआ, इस पर अब एक डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा, ठीक है। अब ये एक डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा, तो इधर की तरफ एक वेलोसिटी से चलते हैं जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, एक्सेलरेट होते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो फोर्स कितना लगेगा, F क्या लगेगा, QE, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो भी हैं तो Ne है, N इलेक्ट्रॉन है और चार्ज इतना, एक पर E चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया Ne, और फोर्स कितना लग गया इस पर, Q इंटू E, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स हो गया। और एक्सेलेरेशन कोई पूछेगा तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, NE/m, फोर्स बाय मास, तो ये एक्सेलेरेशन हो गया। एक तरह से इस एक्सेलेरेशन से एक्सेलरेट होंगे, तो इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जो होगी Vd, वो क्या होगा कि एक तरह से फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, और प्लस AT, ठीक है, एक टाइम मान लो AT हुआ। ये टाइम क्या है, ये वही टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, इसलिए हम इसको T ने लिख के A टाउ, ठीक है, ये रिलैक्सेशन। इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि फील्ड शुरू में तो रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी, तो यहाँ पे हम A की जगह पे ये लिख दें, क्या लिख दें, NE/m इंटू टाउ। तो एक फार्मूला आपको और पता चल गया, ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये क्या हो गया बेटा, Vd, इसको अलग से लिख दे रहा हूँ, Vd क्या हो गया, Ne स्मॉल वाला, और ये E इलेक्ट्रिक फील्ड बाई m मास है इलेक्ट्रॉन का इंटू टाउ, ठीक। तो ये हमारा हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या हो गया बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। एक ये याद रखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट का तो आपको डेफिनेशन पता है, ये टाउ हो गया।
अब देखो, अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में जाने लगेंगे, एक डायरेक्शन में जाने लगेंगे, तो अब सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक इनकी वेलोसिटी एक तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको पता चल गई, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आना मतलब करंट इधर से इधर जाना, ठीक है। तो हम मानेंगे करंट का डायरेक्शन मानेंगे, तो कितना टाइम लगेगा, एल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, मान लो चार्ज आने में, वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी डी है, वेलोसिटी वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, एल है, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम हम एक मतलब मान लें कि एल डिस्टेंस जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम क्या होगा, तो एल बाई वी डी, यही तो होगा बेटा, एल बाई वी डी, तो ये टाइम लगेगा। तो टाइम ये और टोटल चार्ज कितना है, मतलब चार्ज कितना है, एन ई चार्ज है, Q बराबर एन ई चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ से यहाँ तक एल डिस्टेंस मतलब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने में लगने वाला टाइम ये है। तो करंट के डिफिनीशन के हिसाब से हम करंट देखेंगे तो Q बाई टी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Q की जगह एन ई लिख दें और बाई टी की जगह एल बाई वी डी लिखें, तो क्या हो जाएगा, एन ई वी डी ऊपर आ जाएगा, एल नीचे रहेगा। अब यहाँ पे चार्ज जो है पर यूनिट, ये चार्ज एन ई क्या है, पर यूनिट चार्ज है, एन ई चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, एन ई वी डी। एन ई क्या है, अभी ऊपर बताया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टोटल चार्ज लिखना हुआ, टोटल चार्ज, क्योंकि हम टोटल करंट की बात कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, एन ई इंटू वॉल्यूम कर दें, ठीक है, वॉल्यूम इंटू वी डी बाई एल। वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू लेंथ, ये करेंगे तो आई की जगह जो आई इज इक्वल टू एन ई वॉल्यूम इंटू वी डी बाई एल था, तो वॉल्यूम की जगह हम क्या लिख दें, एन ई, वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू एल इंटू वी डी बाई एल, तो एल से एल उड़ गया, तो करंट जो आ गया क्या आ गया, एन ई वी डी ए। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप इसको भी याद रखना, एकदम मतलब एकदम गांठ बांध लेना ये। तो ये क्या हो गया, करंट जो अभी इसमें कंडक्टर में जो करंट बह रहा है, करंट जो बह रहा है बेटा, करंट जो बह रहा है वो उसकी वैल्यू क्या हो गई, एन ई वी डी ए। इसमें कुछ डाउट नहीं है कि वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन इसका एरिया, ठीक, एन ई टोटल चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, और ई जो है टोटल चार्ज, ठीक, ओके बेटा। तो ये करंट हो गया। तीसरा चीज आता है, तीसरा बोले तो एक तीसरा टर्म है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को जे बोलते हैं, इन्होंने क्या बोला है, जे। करंट डेंसिटी क्या है, करंट पासिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है बेटा, जो टोटल करंट पास हो रहा है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में, वो करंट डेंसिटी है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी पहली बात एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। करंट डेंसिटी के रेफरेंस में जब हम देखेंगे तो आई को भी एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और सॉरी, आई को वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते हैं, आई को तो
वेक्टर के रूल फॉलो नहीं तो वो एक तरह से स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर हमेशा किधर की तरफ होता है, जो सरफेस होता है उससे परपेंडिकुलर निकलता है एरिया। ठीक, तो यहाँ से अगर देखें बेटा ये एरिया वेक्टर, तो यहाँ से हम अगर आई बराबर करें, आई इज इक्वल टू तो जे ए। अब यहाँ पे देखो जे वेक्टर है, ए वेक्टर है, दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होके एक स्केलर क्वांटिटी दे रही हैं, स्केलर। ठीक, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच क्वेश्चन प्रोडक्ट कैसा होगा, डॉट प्रोडक्ट। तो आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट करोगे। ठीक, तो आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। तो ये फार्मूला मैं बता रहा हूँ, आई इज इक्वल टू जे वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। ठीक, इसको करोगे तो जे ए कॉस थीटा, जे ए कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब सरफेस से करंट जो है, एरिया वेक्टर से करंट का डायरेक्शन जो है कितना एंगल बना रहा है, तो वो जो है एंगल हो गया। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। अब कई बार ये है कि क्रॉस सेक्शन ऐसे है, ऐसे है, ठीक, आपका कंडक्टर आ रहा है ऐसे, तो इसका एरिया तो इधर गया, करंट इधर जा रहा है, तो इसका जो है ये एंगल जो हो जाएगा ये थीटा, तो वो कॉस थीटा करोगे। तो तीन चीज़ आपको पता चला। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या है, ये है J इज इक्वल टू आई बाई ए। ठीक है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट जा रहा है, वो करंट डेंसिटी हो गया। ठीक है बेटा, तो आपको क्या समझ में आया, करंट का फार्मूला समझ में आया, आई इज इक्वल टू एन ई वी डी ए। ड्रिफ्ट वेलासिटी आपको पता आया, एन ई ई बाई एम इंटू टी। ठीक, और एक फ्री मीन पाथ, इस पर भी कई एक बार सवाल पूछा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया। ठीक, अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और हैं। करंट डेंसिटी, अब आई की जगह हम J इज इक्वल टू आई बाई ए है, J इज इक्वल टू आई, क्या है यार, अब देखो J इज इक्वल टू आई बाई ए है, आई हमने ऊपर से निकाल लिया, क्या, एन ई वी डी ए, इस पे ए से डिवाइड कर दोगे तो कट जाएगा, तो जे का ए का और फार्मूला निकल गया, क्या निकल रहा है, एन ई वी डी। ठीक है, तो एन ई वी डी हो गया। ठीक है बेटा, तो जे क्या हो गया, एन ई वी डी। तो जे आप मतलब ऐसे भी याद कर लो कि J इज इक्वल टू आई बाई ए इज इक्वल टू एन ई वी डी, ड्रिफ्ट वेलासिटी। अब ड्रिफ्ट वेलासिटी वाला भी अगर लिख दोगे, ड्रिफ्ट वेलासिटी की वैल्यू वी डी की जगह भी ए लिख दोगे, तो वो भी J का एक नया वो निकल आएगा। ठीक है, वी डी एन ई इंटू वी डी कर दोगे तो एन ई स्क्वायर ई बाई एम इंटू टी, इस तरह से हो जाएगा। ये है कि एक फार्मूले का वैल्यू दूसरे में रखोगे तो वो भी आपका, तो ये आपका करंट और करंट डेंसिटी, इसी में ए से डिवाइड कर दे, ये करंट हुआ, इसमें ए से डिवाइड कर दे करंट, तो ए हट जाएगा, एन ई वी डी हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। अब एक दो फार्मूले और हैं, वो क्या हैं, हेलो, हाँ जी, हाँ बताइए, हाँ कुल मैं बढ़िया हूँ, मैं थोड़ा ना अभी बिज़ी हूँ, मैं
बात करता हूँ आपसे बाद में। हाँ। हम्म। नहीं, मैं आपसे बात करता हूँ, एक्चुअली मुझे और भी काम है। हाँ। हाँ, तो ये नंबर आपका बदल गया है क्या? पहले तो सेव किया था। हाँ, चलिए ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको एक दिन बुलाता हूँ, एक दो चीज़ें और मुझे कराना है। ठीक ठीक ठीक, यस। चलिए, ओके। ठीक है, तो अब तीसरी जो नेक्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ, एक और जे का फार्मूला है, तो वो भी आप याद रखो। जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ठीक है, ये तो ये भी है। सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? ये 1/c होता है। ठीक है, सिग्मा क्या है? 1/e। 1/c नहीं, सॉरी, इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। सिग्मा को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी क्या है? ये सी जो होता है 1/, स्पेसिफिक जो ये पी जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। अभी आगे मिलेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है सी। तो ये भी फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी है, और कंडक्टिविटी को सी बोलते हैं, जो 1/, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक, और लास्ट में एक और होता है, मोबिलिटी बोलते हैं उसको। मोबिलिटी, चार्ज की मोबिलिटी क्या है उसको म्यू से दिखाते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गई मोबिलिटी। तो मोबिलिटी भी आपको पता होना चाहिए। ओके बेटा, तो यहाँ से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आप मोबिलिटी अगर पता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये 3 4 5 फार्मूले हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपको याद रखना है। करंट का ये तो आपको याद ही रहेगा, ये Q/T करंट का होता ही है। एक तो ये रिलैक्सेशन टाइम, एक ये आप याद रखोगे। दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो एक ये रखोगे याद। तीसरा जो है करंट का जो निकल के आया है फार्मूला, वो याद रखोगे। फिर करंट डेंसिटी वाला जो है, करंट डेंसिटी वाला, तो ये चौथा है। करंट डेंसिटी, सॉरी, करंट डेंसिटी ये फोर्थ है। और इसी में ये भी लिख लीजिए, इसको आगे ले जाने की क्या ज़रूरत है। सिग्मा ई, ठीक है, इसको ही कर लो, सिग्मा ई। एक ही लाइन में ये फार्मूले होगा। तो ये 4 हो गया। ठीक, और एक 5वां जो है ये हो गया 5। ये 5 फार्मूले आपको एकदम से याद रहना चाहिए। बाकी एक दो चीज़ें और आएंगी तो वो आपको हम बताते जाएंगे। अब देखिए, थ्योरी वाला पार्ट हम फटाफट पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगाएंगे। ओके बेटा, देखो, करंट का डेफिनेशन दे दिया, dQ/dt है। जाहिर सी बात है, करंट कैरियर जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर लिक्विड होता है तो आयंस होते, ठीक है, होल में सेमीकंडक्टर में होते हैं, चार्ज वगैरह ये सब दिया है। करंट जो है वही मैंने डेफिनेशन में ही बता गया। ए कंडक्टर रिमेन्स अनचार्ज व्हेन करंट फ्लोज इन इट। नेट चार्ज करंट कंडक्टर जीरो ही रहता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कहीं से ना ऐड हो रहे हैं और ना ही ख़त्म हो रहे हैं। जितना उसमें है वहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो नेट चार्ज
जीरो होगा। यहाँ पहले करंट डेंसिटी का दे दिया, तो करंट डेंसिटी का देखिए दिया हुआ है J इक्वल टू आई बाई। अगर इसको करोगे तो J डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है मैंने बताया था, ठीक। ये देखो जो मैं बताया J का सिग्मा सिग्मा, और ये सिग्मा किसके बराबर है 1/रो के। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इनका कई बार डायमेंशन भी पूछ देता है, तो भैया याद रखना, याद का मतलब निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बोल रहा है जब माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि करंट डेंसिटी क्या है माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। इन ए गिवन कंडक्टर करंट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। यार करंट कभी क्रॉस सेक्शन, ऐसा तो लग रहा है कि करंट डेंसिटी वाला जो ये है, ऐसा तो लग रहा है J इज इक्वल टू आई बाई ए। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया पतला कर दें तो करंट कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन बड़ा कर क्रॉस सेक्शन बड़ा कर दें तो करंट कम हो जाएगा, और यहाँ से आई बराबर करोगे J ए, तो ऐसा लग रहा है कि क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे तो करंट बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शन, तो ऐसा नहीं है बेटा। अब ऐसे देखो, कोई मान लो मेटल वायर ऐसे है, ठीक है, फिर यहाँ आके ऐसे हो गया, फिर यहाँ आके ऐसे हो गया, ठीक। तो जो करंट यहाँ से आई आ रहा है, क्या इसमें बढ़ जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा? नहीं। आई जितना आ रहा है इतने पतले वायर में, वो भी सेम ही रहेगा, वो भी सेम ही रहेगा, कितना भी मोटा करते जाओ आई सेम ही रहेगा, ठीक। तो ये चीज इसका मैंने बता दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में देखिए, ये फार्मूला बुक से मैं साथ में इसलिए दिखा देता हूँ बेटा, इसलिए दिखा देता हूँ कि आपको याद रहे। तो ये जो द एवरेज टाइम फॉर व्हिच इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बिफोर सफरिंग कोलिजन, ठीक है, तो वो फ्री मीन टाइम या मीन रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, टाउ जिसको मैंने बोला, ठीक है। तो ये हुआ, उसको मैंने बताया। अच्छा, ये जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हो, यहाँ पे कंडक्टर के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर इसका डिस्टेंस L है तो पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, तो हमें पता ही है कि V इज इक्वल टू, या E का हम लोग शुरू से ही पढ़ते रहे हैं, E इज इक्वल टू dV/dl लिखते हैं, dV/dl। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका निकल जाएगा। तो जहाँ E पूछे, अगर पोटेंशियल पता है तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो V/L, ठीक है बेटा। चलो और बड़ा कर लें तो आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ से देखो करंट का मैंने निकाला था, ये आपको याद रखना है। करंट NEVD, NEAVD, ये करंट हो गया। करंट डेंसिटी अगर बोलता तो A हट जाएगा, NE खाली VD आ जाएगा, करंट डेंसिटी, ठीक। ये देखो लिखा है NEVD। मोबिलिटी मैंने बताया, मोबिलिटी देखो कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे, ये मोबिलिटी है, ठीक है बेटा। अब इसमें अब जितनी चीज़ें हमने बताए सब इसमें आपका आ गया, ओके बेटा। तो हमें कितने फार्मूले आ गए, एक देखो, ये तो आपको याद ही रखना है करंट का होता क्या है। एक देखो करंट डेंसिटी इसमें, और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। और करंट का जो NEVD के फॉर्म में आया है, मोबिलिटी का जो आया है, और करंट डेंसिटी का जो आया है, ये वाला फार्मूला, ये वाला, ठीक। इतने फार्मूले आपको याद रखने हैं। इसमें वेक्टर फॉर्म में, इन सब में सवाल आएंगे, बहुत क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक।
अब जैसे ये एग्जांपल 1 देखिए, यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन है। द करंट इन ए वायर वेराइज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलैक्सेशन, ये रिलेशन I = 4 + 2t²। हाउ मेनी कूलम्ब चार्ज पास थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन टाइम इंटरवल t = 5 to t = 10 सेकेंड। चलो अब यहाँ पे कह रहा है कितना चार्ज, तो यार चार्ज का हमें आई करंट दिया है dy/dt, तो यहाँ पे डी क्यों निकालना है, मतलब चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट करके लिमिट रख दोगे। करंट डेंसिटी पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, एग्जांपल 2 देखो, करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट ये दिया है, ठीक है, 2 × 10⁴। फाइंड द रेट ऑफ चार्ज फ्लो, रेट ऑफ चार्ज फ्लो मतलब करंट बताना है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो मतलब करंट बताना है थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आई अब निकालना है, तो आई क्या हो जाएगा, J.A। तो अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिया है तो डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो करंट निकल आएगा। ठीक, चलो अब अगला जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज ओम्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। तो इतना अभी तक आपको समझ में आ गया कि कोई कोई वायर है, कंडक्टर वायर है, उसमें करंट कैसे फ्लो होता है, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे अफेक्ट करती हैं। अब हमें ओम्स लॉ फॉलो कर, ओम्स बोलते हैं, यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट क्या है, कीपिंग द गिवन फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, स्ट्रेन कांस्टेंट। टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट अगर रखोगे तो करंट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। आई जो है वी के प्रोपोर्शनल है, इसको हटाओगे तो एक के कांस्टेंट रखोगे, और के जो होता है, के को ही कंडक्टेंस बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, V प्रोपोर्शनल I, V RI। ओके, R यहाँ पे एक नया क्वांटिटी मिला, इसको जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या खाली रेजिस्टेंस बोल दोगे तो भी चलेगा। तो रेजिस्टेंस होता है, ओके बेटा, तो ये डेफिनेशन और इसका यूनिट आपको पता होना चाहिए, इसको ओम्स बोलते हैं। ठीक है, ओम, आर की यूनिट क्या है, ओम। तो देखो वोल्टेज बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर वगैरह सब कांस्टेंट, वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ाए करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ाए करंट, तो दोनों का जो V/I dV/dt I आ रहा है, ये रेजिस्टेंट है। ठीक है बेटा, इस ग्राफ का dy/dx जिसको बोलते हैं, dy/dx, ये tan थीटा ही तो हुआ, इसका जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस होगा। ये देखो स्लोप क्या है, रेजिस्टेंस, यूनिट ओम है, और इसका डायमेंशन भी अगर पूछ दे तो आपको निकालने आना चाहिए, डायमेंशन रखने वाली चीज़ नहीं है। तो ये एक्चुअली रेजिस्टेंस होता क्या है, देखो, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड पॉजिटिव इंडक्टर, व्हाइल ड्रिफ्टिंग दे मेक कोलिजन विद द आयंस एटम, hence their motion obstructed. The net hindrance offered by conductor flow of free electrons simply current is called electrical resistance। तो एक्चुअली ये क्या है, जो रेजिस्टेंस, जो उनको ड्रिफ्ट होने में बार बार टकराना पड़ता है, फिर डिस्टर्ब होते हैं, फिर स्पीड गेन करेंगे, फिर जाएंगे, तो ये सब जो है, यही जो है उसका क्या है बेटा, रेजिस्टेंट जो है उसको रोकती है। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी, अब क्या हुआ कि R जो है ये साइज से, इसका मतलब उसके साइज, ज्योमेट्री, टेम्परेचर, इन सब पे डिपेंड करता है कंडक्टर के। तो R = यहाँ पे मतलब दिया है, इसको मैं सिंपलेस्ट वे में बताऊँ, R जो है ये किस पे डिपेंड, लंबाई पे डिपेंड करेगा और उसके एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एक तरह से
अगर ये हटाओगे ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाओगे तो यहाँ पे एक रो लिखते हैं, रो L बाई ए। रो क्या है? ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे था वहाँ पे रो की वैल्यू ये है। ये याद कर लेना, 2020 में और 21 में नीट में आया हुआ है ये स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो ये याद रख लो बेटा फार्मूला। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में? m/n(e)² इंटू टाउ। वहीं ये रिलैक्सेशन टाइम, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर ये रेजिस्टिविटी ये है तो कंडक्टिविटी क्या है? एक्चुअली ये आया होगा कंडक्टिविटी। हमें पता है कंडक्टिविटी क्या है? 1/ρ, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा n(e)² टाउ बाय m, ठीक। e² टाउ बाय m। तो ये हमें याद रखना है, ओके बेटा। तो कंडक्टिविटी या अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस के फार्मूले में अगर ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ जो है किस पे डिपेंड करेंगे? उसका टेम्परेचर, साइज, ये देखो ये बराबर हुआ L/A, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, लेकिन और रेजिस्टेंस जो है लंबाई और एरिया पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी क्या है? ये जो है लंबाई और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये नॉट डिपेंड्स ऑन L and A but depends on temperature, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये जो है दोनों पे डिपेंड करता है, L, A और T, लेकिन ये केवल टेम्परेचर पे। तो यानी कि अगर मेटल का टेम्परेचर सेम है तो रेजिस्टिविटी जो है ये नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल या मैं जब भी मेटल बोलूँ तो मेटल का मतलब कंडक्टर, ठीक है। दो अलग अलग साइज शेप के, अब इसका मैं कहने का मतलब क्या है ये समझ लो। मान लो एक कॉपर का वायर है, ठीक है, और एक सिल्वर का है, ठीक है बेटा। अगर टेम्परेचर सेम है साइज, तो इनका रेजिस्टेंस मान लो लंबाई एक का L1 है, ये A1 है, L2 है, A2 है, इस तरह का है। तो R1 R कॉपर एंड R सिल्वर ये दोनों सेम हो सकते हैं, पॉसिबल है। दोनों मान लो लंबाई इसका ये छोटा कर दें, इसकी रेजिस्टिविटी कम या ज़्यादा हो, इसका वो, लेकिन रो कॉपर का बराबर रो सिल्वर का ये सेम नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल अगर टेम्परेचर सेम है तो, ठीक। तो ये नेचर, उस कंडक्टर का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे दोनों डिपेंड करते हैं, लेकिन साइज और शेप, तो साइज शेप एडजस्ट करके लंबाई थिकनेस करके इसका रेजिस्टेंस तो दोनों का बराबर कर सकते हो, लेकिन दोनों की रेजिस्टिविटी बराबर नहीं हो सकती अगर टेम्परेचर सेम है तो, ठीक। तो टेम्परेचर पे भी इस पे आया हुआ है, ये आप याद रखना बेटा। ये भी 2020 उसमें आया है, नीट 2020 में, ठीक है।
तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे बेटा तो जो आ जाएगा रो वो कैसे डिपेंड करेगा, रो टी टू टी, रो टू लिखने से बढ़िया है कि रो टी लिखें, तो क्या हो जाएगा रो 0 या रो 1। ठीक है, तो जब टेम्परेचर 0 था या उस पे कितना था 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा क्या है, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन जब आप पढ़ोगे बेटा तो वहाँ पे आएगा। ठीक, तो ये हुआ मेटालिक कंडक्टर्स के लिए। अच्छा, ये टेम्परेचर जो रहेगा ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहेगा। एब्सोल्यूट का मतलब होता है केल्विन में। ठीक है बेटा, तो डिग्री सेंटीग्रेड जितना होता है उसमें 273 ऐड कर लेते हैं। अगर किसी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका केल्विन बताना हुआ तो क्या करोगे, 2 + 273 ये ऐड कर लेते हैं, तो उसको कैपिटल टी से लिखते हैं। ठीक, चलो एलॉयज है अगर मिक्स्ड हैं, इन केस ऑफ एलॉय मतलब एक मान लो कॉपर है प्लस एक सिल्वर है, अब क्या होगा, तो द रेट एट विच रेजिस्टेंस चेंजेज विथ टेम्परेचर इज लेस कंपेयर टू द प्योर मेटल। जाहिर सी बात है, मतलब कोई मिक्सचर हो गया कॉपर के साथ कोई और चीज़ आ गया नॉन कंडक्टर, जैसे रबर उबर कुछ आ गया इस तरह का, तो उसका एक्सपेंशन उतना तेज नहीं होगा। सेमी कंडक्टर्स के लिए क्या है, सेमी कंडक्टर्स के लिए क्या है, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। इनका उल्टा है, रेजिस्टिविटी जो है सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर जब बढ़ाओगे ये कम होगा, बाकी सबका देखो बढ़ रहा है ये प्लस अल्फ़ा टी। ठीक है, लेकिन जो सेमी कंडक्टर है उनका कम हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट्स है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, यहाँ भी कम हो रहा है, क्यों, वेलोसिटी द विस्कोसिटी इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज विथ टेम्परेचर, तो यहाँ भी रेजिस्टिविटी कम हो रहा है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी कम होगा तो मतलब रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक बेटा, इंसुलेटर के लिए रेजिस्टिविटी इंक्रीज नियरली एक्सपोनेंशियली विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, बात वहीं हुई, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी घटेगी। तो सेमी कंडक्टर, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट्स, इंसुलेटर, इन सब में टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है। अभी आ रहा हूँ। सुपर कंडक्टर्स होते हैं जिनका एट ए सर्टेन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस बिकम्स 0 बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा आइडियली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे, ठीक है, इसको सुपर कंडक्टर फिर बोलते हैं। तो ये जो है मेटल में तो नहीं होती हैं। दिस कोहेरेंट क्लाउड मेक्स नो कोलिजन अराउंड फ्लो ऑफ इतना सुपर कंडक्टर। इनके कुछ यूज किस में होते हैं, मेकिंग वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, प्रोड्यूस वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड स्टडी हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिकल। अब जो है हमें नेक्स्ट पढ़ना है, मैंने रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी दोनों के लिए आपको बताया था बेटा कि टेम्परेचर का जो डिपेंडेंस है जैसे उसका था इसका भी है। ठीक, अब जो फार्मूला निकल के आया दो अलग अलग हैं, मान लो एक कॉपर है, कॉपर वाले का रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, रो L/A, कोई भी एक वायर हो गया। इसी तरह सिल्वर का हो गया तो यहाँ रो 1 होगा।
ठीक है। अब इनका रेजिस्टेंस यानी तार का लंबाई और थिकनेस, एक पतला तार है, ठीक है, लंबाई सेम है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए है, इसका A/2 है, तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस शेप साइज पर डिपेंड करता है, थिकनेस पे डिपेंड करता है, लंबाई और क्रॉस सेक्शन पे। अब देखो A/2 हो गया तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले अगर R था तो बाद में क्या हो जाएगा, एरिया हाफ हो गया, क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा A/2, तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया, 2R हो जाएगा। ठीक, इसी तरह इसमें अब ढेर सारे सवाल बनते हैं। एरिया की जगह क्या दे देगा, इसका क्रॉस सेक्शन का रेडियस दे देगा। ये रेडियस, पहले रेडियस मान लो R है, बाद में बोल देगा रेडियस R/2 है। अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो पहले एरिया निकालोगे तो भैया πr², पहले R था πr², R/2 का स्क्वायर करोगे दोबारा A2, क्या हो जाएगा R²/4, तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा अगर L सेम है। तो सेम वायर को कई बार क्या करते हैं, सेम वायर को कभी खींच के, कभी इतना मोटा वायर है और इसी को खींच के पतला कर देते हैं। तो सेम वायर अगर है तो इसका एरिया और लेंथ जो है तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, यानी L × A इसका, और इसका जब खींच के उसको लंबा कर दिए तो L' और A', ये सेम रहेगा। ठीक है, इन सब पे सब क्वेश्चन आएंगे, अभी उसको मैं बताऊंगा। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम चालू करेंगे कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं, कठिन नहीं है, जैसे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स था बिल्कुल उसी की तरह ये है। लेकिन बेटा ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये जो फार्मूले हैं ये आप याद रखना, जो 4 फार्मूले मैंने आपको बताए थे। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, करंट मोबिलिटी, हाँ, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्सेप्ट इन सब का क्लियर, एकदम फटाफट आपका क्लियर तो अभी हो ही गया होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा उस पर पहले, तो उस टाइम पे एकदम बिल्कुल पक जाएगा, मतलब क्लियर इतना हो जाएगा कि आपको कुछ डाउट ही नहीं रहेगा कि हम उसमें कुछ कन्फ्यूजन है। और उस पर हर साल एक क्वेश्चन आता है, इतना मैं कंफर्म बताता हूँ 100%। ठीक है, मेरे बात को हल्के में मत लीजिए बेटा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, चलिए बाय।